जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई के अंदर क्लर्क की यानी कि जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज निकलने वाली हैं और एक्स-सर्विसमैन के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। ये काफ़ी पॉपुलर वैकेंसी हैं और बहुत सारे एक्स-सर्विसमैन इसमें अप्लाई करते हैं। दोस्तों, मैं खुद पिछले 6 वर्ष से एसबीआई में कार्यरत हूँ और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है एक्स-सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स वो क्या हैं, इसके अलावा पे लेवल इसमें क्या रहता है। वैसे तो मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके बाद एज रिलैक्सेशन, एक्स-सर्विसमैन इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम इसका किस प्रकार से होगा और इसकी कट ऑफ है वो क्या रहती है। तो दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के महीने में निकलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में नहीं निकला है। तो कंफर्म है कि इस महीने में यानी कि नवंबर के महीने में 100% इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकल जाएगा और जितने भी स्टेट वाइज जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, बात करें पे लेवल की, एक्स-सर्विसमैन के लिए अगर बात करें तो एक्स-सर्विसमैन के लिए इसमें पे फिक्सेशन होता है। मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ कि किस प्रकार से इसमें पे का फिक्सेशन किया जाता है और आप सेना से जब रिटायर होते हैं उस टाइम के ऊपर आपका जो लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से जो आपका पे फिक्सेशन किया जाता है। तो ये पिछले काफ़ी वीडियोज़ में मैं ये जानकारी दे चुका हूँ। जैसे कोई सेना से जवान रिटायर होकर बैंक में नौकरी करता है तो लगभग उसकी जो सैलरी होती है 60 से 70 हज़ार के बीच सेना में होती है और उस सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होके ही वो बैंक में लगता है। और जो भी लोग एक्स ग्रुप से हैं या जो भी जेसीओज रैंक से आते हैं, जैसे काफ़ी नेवी के या एयरफोर्स के जो लोग होते हैं वो जेसीओज रैंक से आते हैं, तो उन लोगों का जो पे फिक्सेशन है वो हाईएस्ट पे ऑलरेडी वो काफ़ी उनका बेसिक रहता है, तो उनका जो पे फिक्सेशन है वो हाईएस्ट पे होता है और उनकी सैलरी आराम से 70-80,000 को क्रॉस करती है स्टार्टिंग में। जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उन सभी में पे फिक्सेशन आपका होता है, बट एसबीआई में खास इसलिए है कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है और एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो एसबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ एक एडिशनल फैसिलिटीज़ देता है जो कि बाकी के बैंक नहीं देते हैं। दोस्तों, बात करें एक्स-सर्विसमैन के रिजर्वेशन की, तो एक्स-सर्विसमैन का इसमें स्टेट वाइज रिजर्वेशन होता है। इसके बाद जो भी डिसेबल एक्स-सर्विसमैन है उनकी इसमें अलग से वैकेंसी होती है। नॉर्मल एक्स-सर्विसमैन की अलग से वैकेंसी होती है, प्लस डिसेबल एक्स-सर्विसमैन है उनकी अलग से वैकेंसी होती है कैटेगरी वाइज। दोस्तों, बात करें वैकेंसीज़ की तो पिछले वर्ष करीब 5,500 के करीब वैकेंसीज थी और इस बार भी वैकेंसी लगभग उतनी ही होने की संभावना है। एक्चुअल में तो जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हमको पता लगेगा। दोस्तों, बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 से 28 वर्ष रखा गया है और जो एक्स-सर्विसमैन है उनके लिए जो बाकी के जॉब्स में रूल अप्लाई है सेम इसमें है। तो उनको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सर्विस को माइनस करना है, प्लस उनको 3 साल और माइनस करना है। उसके बाद उनको देखना है कि उनकी एज जो है 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, जो डिसेबल एक्स-सर्विसमैन है या फिर कोई SC/ST कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन है उनको 8 साल की छूट है, यानी कि उनको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सर्विस जो सेना में उन्होंने नौकरी की है उसको माइनस करना है, प्लस उनको 8 साल और माइनस करना है। उसके बाद उनकी जो एज है 28 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें एक एज की लिमिट भी रखी गई है कि एक्स-सर्विसमैन मैक्सिमम 50 साल तक ही अप्लाई कर सकता है। अगर 50 साल से आपकी एज पार हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ एक जॉब हैं जो कि मैं वीडियोस में बताता रहता हूं कि जो 50 के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी जेसीओज़ के मैसेज आते हैं, काफ़ी जिनकी इस एज ज़्यादा होगी उनके मैसेज आते हैं। तो मैक्सिमम जो जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं, उनमें जो एज लिमिट है एक्स-सर्विसमैन की वो 50 साल तक रखी गई है। लेकिन कुछ एक जॉब हैं जिनमें 50 साल से ऊपर भी उनको लिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा जॉब है। बट इस जॉब के लिए आपकी जो एज है वो 50 साल के पार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें सर्विंग सोल्जर्स की, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स-सर्विसमैन कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी आपका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, उसके 1 साल के अंदर अंदर उनको रिटायर होना होगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि इस साल जो नोटिफिकेशन आता है इस महीने में, नवंबर के महीने में, और उसकी जो कट ऑफ डेट 31 दिसंबर रखी जाती है 2023, तो 1 साल बाद यानी कि 2024 31 दिसंबर तक जो जो लोग सेना से रिटायर हो रहे हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो भी लोग ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैंक क्लर्क के लिए नॉर्मली ग्रेजुएशन ही रखा जाता है, चाहे वो IBPS हो, चाहे RRB हो, चाहे SBI हो, चाहे RBI हो। जिन लोगों ने 15 साल सेना में नौकरी की है और उसके बाद जो उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बेस पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इसमें अप्लाई करना पड़ता है, जो कि है https://www.sbi.co.in/careers। तो यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, और उसके बाद आप उस लिंक पे जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फ़ीस की बात करें तो बाकी कैटेगरीज के लिए फ़ीस है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी देखते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। तो इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, और जो लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। 2 ही एग्ज़ाम है मेनली। तो पहले बात करें प्री की, तो प्री के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सारे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और ये करने के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटे का। दोस्तों जैसे ही इसमें इंग्लिश का पेपर शुरू हुआ तो 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपने किया है या नहीं किया, सिस्टम अपने आप उसको चेंज कर देगा, और आपका जो नेक्स्ट जो मैथ का जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद होके आपका जो रीजनिंग का है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन रहती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि जो प्री का जो एग्ज़ाम है उसका जो टफनेस लेवल है वो कितना होता है। तो जैसे बाकी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि IBPS का आपका एग्ज़ाम हो गया, या बाकी के RRB के आपके एग्ज़ाम हो गए, तो इनसे जो SBI का लेवल है वो थोड़ा टफ रहता है। इनमें भी रहता है, क्लरिकल में भी रहता है, और जो बाकी के अदर एग्ज़ाम है PO वगैरह के, उनमें भी रहता है। तो ये हमेशा से एक ट्रेंड है कि जो SBI का आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका जो लेवल है थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि इन्होंने पहले से ही सेट कर रखा है कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी कट ऑफ ऊपर आती है उन्हीं को ये सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। दोस्तों बात करें मेंस की, तो मेंस में आपका 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे जनरल/ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो इस प्रकार से टोटल आपके 190 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट का। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है, जब आप प्री क्वालिफाई करते हो, मेंस के लिए जाते हो, तो इसमें आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वो तो सेम ही रहते हैं, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और जो बाकी के जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और बाकी जो आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। और दूसरा कि जैसे आपने जो 4th जो सेक्शन आप देख रहे हो, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के या तो बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, या फिर क्वेश्चन होते ही नहीं है। मैं खुद जब मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया था 2016 के बैच में, तो उस टाइम के ऊपर कंप्यूटर एप्टीट्यूड से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था। तो ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत कम पूछा जाता है। तो जो लोग बेसिक अपनी तैयारी इसको स्ट्रॉन्ग कर रखा, जिन्होंने इंग्लिश को, मैथ को, रीजनिंग को, उनके लिए फिर मेंस में भी दिक्कत नहीं आती है। जो प्री क्वालिफाई करने के लिए उनको बहुत कम समय देना पड़ता है, इतना बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए या जनरल अवेयरनेस के लिए। आप नॉर्मली एक PDF डाउनलोड करोगे इंटरनेट से और आप उसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कंप्यूटर के भी अगर आएंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस की कोई भी बुक खरीद के अगर आप उसको 2, 4, 5 दिन पढ़ोगे तो आपका वो कवर हो जाएगा। दोस्तों भी बात करते हैं कट ऑफ की, तो ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज और आपका जो पेपर का जो टफनेस लेवल है उसके अकॉर्डिंग। कई स्टेट्स के अंदर जैसे पहले बहुत कम रहती थी, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं 60 भी रहती है 100 में से। जैसे प्री की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो प्री की कट ऑफ 60 नंबर भी रहती है, और कई बार कई स्टेट्स में 70 भी रहती है, कई स्टेट में 50 भी रहती है, 40 भी रहती है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज की कितनी रहती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख लेना। और बात करें मेंस की, तो मेंस में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहती है वो लगभग 100 नंबर के आसपास रहती है। जैसे लास्ट में कई बार कई स्टेट्स के अंदर 90 नंबर भी है, 80 भी है, 100 भी है 200 में से। और इसमें आपका लगभग आपका 50-60 या कुछ स्टेट्स के अंदर कंपटीशन अभी जैसे बढ़ गया है, तो हो सकता है कि आपकी कट ऑफ है वो 65-70 के आसपास भी जाए। यानी कि कुल मिला के आपको पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसे ट्रायल के रूप में SBI का पेपर निकाल लूँगा तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। या तो ऑलरेडी आपकी मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छी है
तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे सोच के निकलते हो कि भाई मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो वो काफ़ी मुश्किल, आपको पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एसबीआई के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। दोस्तों, बात करें जॉब लोकेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जब भी जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो, आपकी जो नौकरी है वो उसी स्टेट में रहती है। जैसे आप राजस्थान के रहने वाले और राजस्थान से अप्लाई करते हो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि राजस्थान से आपको बाहर जाना पड़ेगा पूरी सर्विस में। कई जगह जैसे आप सर्किल देख लेना, एसबीआई में टोटल 17 सर्किल हैं, और 17 सर्किल के अंदर जैसे राजस्थान का जो सर्किल है वो जयपुर सर्किल है, जिसमें सिर्फ राजस्थान ही आता है। कई सर्किल ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 स्टेट कवर होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के सर्किल हैं, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर होता है। तो इस हिसाब से आप देख लेना कि आप जिस सर्किल से अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, वो आपको सूट करना चाहिए। दूसरा, इसमें जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का क्या सीन है। जैसे कई अदर स्टेट के लोग अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली इसमें देखा जाता है कि अगर आप एक बार जब बैंक में आ जाते हैं, तो बैंक में इंटर सर्किल ट्रांसफ़र और इंटर एओ ट्रांसफ़र है, वो अवेलेबल हैं फ़िलहाल। तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन लगा के आप अपने स्टेट में जा सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 3, 4, 5 साल हो सकता है वेट करना पड़े। लेकिन उसके बाद फ़िलहाल तक तो ये सिस्टम है कि आप एप्लीकेशन लगा के जा सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में क्या होगा बता नहीं सकते, बट फ़िलहाल के लिए आप इंटर सर्किल ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। तो काफ़ी ठीक रहता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप अपने स्टेट से सेलेक्ट हो रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, तब तो आराम से आप पूरी सर्विस कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम जब आती है कि जब आप प्रमोशन लेने के लिए जाते हैं, एक्स-सर्विसमैन के केस में देखा गया है कि एक्स-सर्विसमैन प्रमोशन के लिए बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने एक जगह के ऊपर सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर पे फिक्सेशन उनको मिल जाता है, सैलरी ऑलरेडी काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है। इसलिए बहुत कम है जिनकी कोई घर की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है और जो फ्री हो चुके हैं अपनी जिम्मेदारियों से, केवल वही लोग प्रमोशन लेते हैं। हालांकि प्रमोशन लेने पे थोड़ा बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, एक दूसरा सोशल स्टेटस भी आपका बनता है। तो वो सब चीज़ों की वजह से काफ़ी लोग लेते भी हैं प्रमोशन, लेकिन ज़्यादातर प्रमोशन नहीं लेते हैं। प्रमोशन लेने के बाद आपको फिर एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक आपको ज़रूर उसमें भेजेगा। उसके बाद आपके चांसेस जैसे बहुत कम रहते हैं कि आप अपनी पूरी सर्विस एक ही जगह के ऊपर करोगे। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम थोड़ा ट्रांसफ़र होते रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपके स्केल बढ़ते हैं, जैसे आप प्रमोशन लेके असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, चीफ मैनेजर, तो जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जो बढ़ते हैं, तो आपका जो ट्रांसफ़र का जो दायरा है वो भी हायर होता जाता है। और अगर आप चीफ मैनेजर बनने के बाद आपका स्टेट भी हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन एक्स-सर्विसमैन के लिए ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि एक्स-सर्विसमैन का जो प्रमोशन है वो मैक्सिमम, आप अगर जैसे 40-45 साल की एज में आप बैंक में आते हो, मान लीजिए 35 साल की भी एज में आते हो, तो 20 से 25 साल आपके पास रहते हैं, तो आप मैक्सिमम जैसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो कि चीफ मैनेजर से ऊपर होता है, वहाँ तक, या बहुत अगर स्पीड में आपका प्रमोशन होता है तो जो डीजीएम होता है, डिप्टी जनरल मैनेजर, वहाँ तक आपका प्रमोशन होता है। कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक जॉब है, बढ़िया जॉब है, और रिलैक्स रहता है आदमी काफ़ी, क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा रहता है बैंकों का, और सपोर्टिव लोग होते हैं। जो आप एक एनवायरनमेंट से, सेना के एनवायरनमेंट से निकल कर जब एक सिविल एनवायरनमेंट में जाते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको, और लोग काफ़ी रेस्पेक्ट भी देते हैं आपको, सोसाइटी में भी देते हैं, प्लस विद इन द बैंक आपको काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती है। और एक्स-सर्विसमैन का देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया जो परफॉर्मेंस रहा है बैंकों के अंदर, क्योंकि एक सेना से निकल के आते हैं तो एक थोड़ा सा काम करने का और उनका जो मैनेजमेंट का तरीका है वो बढ़िया रहता है। तो इस वजह से जो सिविल के जो स्टाफ है, जो बैंकों का स्टाफ है, वो काफ़ी इंप्रेस होता है एक्स-सर्विसमैन से। और जितने भी जगह मैंने देखे हैं एक्स-सर्विसमैन जहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट है बैंक के अंदर। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी एसबीआई से संबंधित। बाकी और वीडियोस भी मैं लाता रहूँगा आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।